भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से हाल ही में दो नए नियम चेंज किए गए हैं, जिनके माध्यम से भारत में दवाओं की बिक्री को परिवर्तित किया गया है। दवाओं की बिक्री को और बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जाएगा और इसके साथ साथ भारत में जो एडवांस थेरेपीज हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका जीन थेरेपी हो गया, इसके साथ साथ दूसरी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, उनको भारत की जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसमें इंटीग्रेट करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो क्या नए चेंजेस किए गए हैं, क्या नए बदलाव आए हैं, इनका प्रभाव क्या रहेगा, ये सारे बिंदु आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर आपका तो दो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की गई हैं, दो नए बदलाव यहाँ पर किए गए हैं और दोनों बदलाव भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से हुए हैं। इसमें से पहला जो बदलाव है, ये बदलाव आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय की तरफ से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की तरफ से किया गया है। ये बदलाव बेसिकली आपका किसमें किया गया है? ये बदलाव किया गया है आपका डीपीसीओ एक्ट में, डीपीसीओ ऑर्डर में। डीपीसीओ ऑर्डर की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का एक ऑर्डर है। क्या है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का एक ऑर्डर है, जिसमें यहां पर चेंज किया गया है। इसके माध्यम से इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, मुख्य जो फोकस है, वो आवश्यक दवाओं के सीलिंग मूल्य यानी कि उनका जो बेसिक प्राइस होता है उसको मैनेज करना और उसके व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना, यानी कि जो दवा निर्माता कंपनियां हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने से संबंधित रूल्स जो है वो यहां पर चेंज किए गए हैं। तो ओवरऑल भारत में आपका जो दवा निर्माता कंपनियां हैं उनके ऊपर जो कंप्लायंस का बोझ पहले मौजूद था, उस बोझ को कम करने का प्रयास यहां पर सरकार द्वारा किया जा रहा है। दूसरा जो चेंज है वो आपका फ्यूचर इनोवेशन को लेकर के है और इससे संबंधित जो अधिसूचना है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है। क्या चेंज किया गया है? इसमें जो मुख्य परिवर्तन है वो औषधि नियम ड्रग रूल्स 1945 में किया गया है। ड्रग रूल्स 1945 में मेन चेंज आपको देखने को मिलेगा और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है आपका कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आपका जीन थेरेपी हो गया, स्टेम सेल थेरेपी हो गया, इन थेरेपीज को भारत के रिसर्च इकोसिस्टम में ऐड करना, इन थेरेपीज को बेसिकली इनके उपचार को भारत के नियामक ढांचे में शामिल करना, इनको बेहतर ढंग से रेगुलेट करने के लिए जो है सरकार नए नियम लेकर के आई है। तो हमने देखा कि सरकार की तरफ से दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, एक आपका केमिकल एक रसायन मिनिस्ट्री की तरफ से है और दूसरा आपका स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से है और दोनों के प्राथमिक फोकस क्या है वो भी यहां पर हमने देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और जो नया जो सबसे पहला जो अधिसूचना है यानी कि जो रसायन मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय की जो अधिसूचना है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, सबसे पहले हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो यहां पर आपका मूल्य निर्धारण में नई लचीलीपन व्यवस्था से रिलेटेड है। तो ये जो चेंज है, ये चेंज आपका आया है डीपीसीओ यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में। कब का ऑर्डर है? हमने देखा था 2013 का ऑर्डर है। यहां पर अब ये जो ऑर्डर है इसमें जो चेंज किया गया है उसमें क्या चेंज किया गया है? यहां पर आपका जो भी आपकी दवा निर्माता कंपनियां हैं उनको लेकर के अब सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि सरकार एक ही दवा के लिए अलग अलग सीलिंग या रिटेल प्राइस निर्धारित कर सकती है। किसके आधार पर? कि आपका जो दवा है उसकी पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग के आधार पर कि दवा जो है वो आपका इस तरीके की जो पत्ते होते हैं उनमें आ रही है, जो स्टिक्स होती हैं उनमें आ रही है, या दवा इस तरीके के बॉक्सेस में आ रही है या किसी और तरीके से आ रही है। तो उसके आधार पर सरकार जो है वो अलग अलग मूल्य निर्धारित कर सकती है, अलग अलग सीलिंग प्राइस जो है यानी कि अधिकतम प्राइस जो है वो निर्धारित कर सकती है। या फिर आपका जो पैकेजिंग का आकार है कि एक जो आपकी टैबलेट, एक जो आपका बॉक्स है उसमें 5 गोली आ रही है, 10 गोली आ रही है या कितनी गोली आ रही है, उनके आधार पर सरकार जो है अलग अलग प्राइस निर्धारित कर सकती है। या फिर आपका डोज है, उस डोज का फॉर्म क्या है? क्या वो डोज आपका ड्रग के फॉर्म में है, दवा के फॉर्म में है, ये जैसे आप सामान्य गोलियां खाते हैं उसके फॉर्म में है, या जो आपका डोज है वो आपका गैसीय फॉर्म में है या तरल फॉर्म में है? इसके आधार पर भी सरकार अलग अलग कीमत निर्धारित कर सकती है एक ही दवा के लिए। तो एक ही दवा जो है अगर वो आपका गैसीय फॉर्म में है या एक ही दवा जो है वो अगर आपका ठोस सॉलिड फॉर्म में है तो उसके लिए प्राइस अलग तरीके से निर्धारित किया जाएगा, और एक ही दवा अगर आपका लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए सरकार प्राइस अलग तरीके से निर्धारित कर सकती है। ये अधिकार सरकार को दिया गया है। इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है? इसका रिजल्ट बेसिकली ये रहेगा कि इसकी वजह से जो
आपकी दवा निर्माता कंपनियां हैं, उनको यहां पर और ज्यादा लचीलापन प्राप्त होगा, उनको और ज्यादा रेजिलियंस प्राप्त होगा, और उनके ऊपर जो पहले बहुत ज्यादा कंप्लायंस मौजूद था कि उनको एक ही ढांचे में रह करके काम करना पड़ता था, वो ढांचा अब यहां पर जो है थोड़ा सा और ज्यादा लचीला हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला बड़ा बदलाव यहां पर क्या आपको देखने को मिला है। और हम आगे बात करेंगे और क्या आगे क्या बदलाव आए हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर के आए, शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है ये आपका फाउंडेशन कोर्स है, जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में हम मेंस और प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको कवर करेंगे, और कोर्स के दौरान जो भी आपको किताबों की जरूरत है, जो भी आपको नोट्स की जरूरत है, वो सारे नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो आपको प्रिंटेड कलर्ड नोट्स मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ इस कोर्स में आपको 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और दिल्ली और करोल बाग जो नोएडा जो सेंटर है वहां से सारी क्लासेस लाइव होंगी। तो आपको क्वालिटी को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के कंफर्ट में रह करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ आपका प्रिंटेड कलर नोट्स हैं, मेंस कैप्सूल सीरीज है, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज है, 500 आंसर्स को आप इवैल्यूएट करा सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें आपको करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस मिलने वाला है। तो बहुत ही शानदार मौका यहां पर आपके पास मौजूद है इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा वहां पर क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपका दूसरे चेंज को लेकर के। हम आपका जो 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 आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है, उसमें क्या क्या चेंज आए हैं वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला हमने चेंज देखा कि बेसिकली आपका सरकार को अधिकार दिया गया है कि सरकार अलग अलग आधार पर एक ही दवा के लिए अलग अलग प्राइस निर्धारित कर सकती है। दूसरा चेंज यहां पर ओवर चार्जिंग को लेकर के, ओवर चार्जिंग की लायबिलिटी को लेकर के है। पहले क्या हुआ करता था, पहले के रूल क्या थे, पुरानी व्यवस्था क्या थी कि बेसिकली आपका जब नई सीलिंग कीमत लागू होती थी तो बाद लागू होने के बाद पुराने स्टॉक जो बाजार में मौजूद है, तो निर्माता को पूरे वितरण श्रृंखला के लिए, स्टॉक के लिए, पूरी वितरण श्रृंखला के जो स्टॉक है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन अब नया रूल क्या है, नया रूल बेसिकली आपका यह है कि देयता जो है यानी कि जो लायबिलिटी है वो केवल उस स्टॉक की मात्रा तक सीमित होगी जिसे वितरक या खुदरा विक्रेता के माध्यम से ओवर चार्ज करते हुए बेचा गया है। तो ये एक बड़ा चेंज यहां पर हमको देखने को मिला है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें सिंपल सा मतलब यह है, मान लीजिए पहले एक दवा थी, दवा ए नाम की एक दवा थी जिसका प्राइस 500 रुपए था, लेकिन बाद में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके माध्यम से दवा के प्राइस को घटा करके 400 रुपए कर दिया गया। तो अब यहां पर क्या होता है, मान लीजिए कि ये दवा बेचने वाली कोई कंपनी थी, कंपनी एक्स। इस कंपनी एक्स ने जो है कुछ लोगों को दवा बेची, मान लीजिए बी एक जो आपका सेलर है उसको दवा बेची, सी सेलर को दवा बेची, डी सेलर को दवा बेची। तो ऐसे में क्या होता था कि अब यहां पर आपका प्राइस जो है वो 500 से घट करके 400 हो गया है। तो ये जो सेलर हैं इनको भी 400 रुपए में बेचना पड़ेगा, लेकिन इनमें से अगर कोई 500 रुपए में बेच रहा है तो इसके लिए जिम्मेदारी पहले किसकी हुआ करती थी, पूरा जो स्टॉक है, जितना स्टॉक बाजार में मौजूद है उस पूरे स्टॉक की जिम्मेदारी जो थी वो इस कंपनी को इस निर्माता के ऊपर डाली जाती थी। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया है, अब यहां पर यह हो गया है कि बेसिकली जितना बेचा गया है केवल उसी स्टॉक की मात्रा तक आपकी लायबिलिटी सीमित रहेगी जितना कि ओवर प्राइस पर बेचा गया है। बशर्ते यहां पर एक शर्त भी निर्धारित की गई है। शर्त यह है कि आपका ये जो कंपनी है, इस कंपनी को यह साबित करना पड़ेगा कि इस कंपनी ने, ये जो निर्माता है, इन निर्माताओं को यह बता दिया था, इन निर्माताओं को यह अधिसूचित कर दिया था कि दवा के प्राइस अब कम हो चुके हैं और आपको प्राइस कम करने हैं। अगर कंपनी ने बताया था तो फिर कंपनी की लायबिलिटी कम हो जाएगी, अगर कंपनी ने नहीं बताया था तो फिर कंपनी की लायबिलिटी बनी रहेगी और कंपनी को पूरे स्टॉक के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज यहां पर सरकार लेकर के आई है। और क्या क्या चेंज है यहां पर आपका, जब सरकार किसी दवा के प्राइस को कम करती है, दवा के प्राइस का डाउन रिवीजन किया जाता है, तो ऐसे में कंपनियों की क्या जिम्मेदारी होती है। जैसे हमने इस वाले एग्जांपल में देखा था कि आपका दवा के प्राइस जो है वो 500 से कम करके 400 कर दिया था। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी को अपने जो रिटेलर्स हैं उनको ये बताना था कि अब आपको भी प्राइस कम करना है, लेकिन ये कैसे बताया जाएगा, क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, वो भी सरकार ने यहां पर निर्धारित की है। यहां पर सरकार ने कहा है कि जैसे ही आपका सरकार कोई प्राइस कम करती है, जैसी सरकार जो है डाउन रिवीजन करती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपका रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट है उसको व्यापक रूप से वितरित करना अनिवार्य है। यानी कि कंपनी को अपनी जो प्राइस की लिस्ट है, जो अपनी जो कीमतों की लिस्ट है, वो अपने रिटेलर्स को देना अनिवार्य है। दूसरा, यहां पर आपका जो भी आपका रिवीजन हो रहा है, उस रिवीजन जो भी कीमतों में कटौती हुई है,
कंपनी को अपनी जो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, अपनी जिस क्षेत्र में कंपनी काम करती है उस क्षेत्र के दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में, दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में उसको प्रकाशित करना पड़ेगा। तो ये भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक जो नियम चेंज किया गया है वो ये है कि अब जो भी आपका दवा निर्माता कंपनी है उस कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक डीपीसीओ नाम से एक पेज बनाना पड़ेगा, एक अलग से सेक्शन बनाना पड़ेगा। डीपीसीओ यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर नाम से एक अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा और उस सेक्शन पर लगातार दवाओं के प्राइस को अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो ये भी एक जिम्मेदारी जो है कंपनी को दी गई है। और एक रिकॉर्ड कीपिंग की जिम्मेदारी है। रिकॉर्ड कीपिंग की जिम्मेदारी का मतलब यह है कि बिक्री और उत्पाद के जो रिकॉर्ड हैं उनको कम से कम 7 सालों के लिए अपने पास रखना पड़ेगा। कम से कम 7 सालों के लिए अपने पास रखना पड़ेगा, या तो 7 सालों के लिए, या जब तक आपका किसी विषय को लेकर के मुकदमा चल रहा है तब तक उस दवा को जो है अपने पास स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर देखे कि कंपनी को किस तरीके से अपनी जो जानकारी है, जो भी डाउन रिवीजन की जानकारी है, उसको वितरित कैसे करना है, वो भी सरकार ने यहां पर तय कर दिया है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखे कि आपको जो चेंजेस हैं, क्या चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिले हैं, किसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं डीपीसीओ में, यानी कि माफ कीजिएगा, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हमने देख लिए हैं। तो 3 बड़े चेंजेस हमने देखे। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपका कि ड्रग रूल्स 1945 जो हैं उनमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो अब हम दूसरे अधिसूचना पर आते हैं। दूसरी अधिसूचना अगर आप देखें तो यहां पर वर्तमान समय में जो आपकी एडवांस टेक्नोलॉजीज में अनुसंधान जो हो रहा है वो भारत में बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि भारत में जो आपका जीन थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी है, इन तमाम टेक्नोलॉजीज को लेकर के बहुत तेजी से रिसर्च की जा रही है, बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन भारत का जो पुराना ढांचा है, भारत का जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो हमने देखा कि बहुत पुराना है। आजादी से पहले का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वर्तमान समय में काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, स्टेम सेल थेरेपी हो गई आपका, दूसरी तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज हो गई, उनको शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान समय में आपका हमारा जो पुराना वाला नियम है, जो ड्रग रूल्स 1945 हैं, उनके अंतर्गत केवल आपका जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसको शामिल किया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में आपको और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी। हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन वो जो एडवांसमेंट हमने प्राप्त की है उस एडवांसमेंट को अभी तक कानून में शामिल नहीं किया गया था, पर अब सरकार ने उसको कानून में शामिल या नियमों में शामिल कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा एक बार अगर आप देखें, जो टेक्नोलॉजी जो हमारी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी थी वो आपका पुराने वाले नियम के अंतर्गत आती थी और नए वाले नियम के अंतर्गत भी आएगी। और जो इसके अलावा अगर आप देखें तो ये केवल यही पहले वाले नियमों में कवर होती थी। अब के नियमों में आपका जो स्टेम सेल प्रोडक्ट्स हैं, स्टेम सेल थेरेपी है, वो भी कवर की जाएगी। पहले कवर नहीं होती थी, लेकिन अब जो है इसको कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका जीन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं, जीन थेरेपी जो है उसको पहले के नियमों में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इसको शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका जीनोग्राफ्ट जो है, जीनोग्राफ्ट का मतलब होता है आपका जैसे जो जानवर होते हैं उनके जो ऊतक हैं, उनके ऊतकों को हमारे शरीर, इंसानों के शरीर में लगाना, इसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन को पहले हमारे कानून में कवर नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो है जीनो ट्रांसप्लांटेशन को भी हमारे कानूनों में कवर किया जाता है। तो ये कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो भारतीय कानूनों में पहले मौजूद नहीं थे, लेकिन अब जो है उनकी एप्लीकेशन आपको भारतीय कानूनों में देखने को मिल जाएगी। जो कि जाहिर तौर पर इसके माध्यम से क्या होगा कि भारत में आपका इन क्षेत्रों में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो स्टेम सेल थेरेपी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो आपका जीन थेरेपी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जीनोथेरेपी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। फिर आपका नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए एक स्पष्ट मार्ग जो है वो सरकार ने प्रशस्त कर दिया है। सरकार ने बता दिया है कि अगर आप जो है इन टेक्नोलॉजीज को लेकर के, चाहे जीन थेरेपी हो, चाहे आपका जीनोथेरेपी हो, चाहे आपका जो तमाम तरह की दूसरी टेक्नोलॉजी जेनेटिक थेरेपी हो, इनके लिए अगर आपको कोई रिसर्च करनी है, इनके लिए अगर आपको इनोवेशन करना है, तो आपको एक मार्ग फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक रेगुलेटरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आसानी से तब आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले यहां पर आपका जो अप्रूवल का प्रोसेस है, उस प्रक्रिया को यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। तो नवीनतम सेल और जीन थेरेपी अब एक परिभाषित मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरेंगे, यानी कि सरकार ने एक प्रक्रिया तय कर दी है जिनके माध्यम से इन टेक्नोलॉजीज को इवैल्यूएट किया जाएगा। इसके अलावा आपका रेगुलेटेड मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिलेगी। घरेलू स्तर पर इन जटिल उत्पादों के उत्पादन के लिए स्पष्ट गुणवत्ता मानक जो हैं, यानी कि जो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी सरकार ने तय कर दिए हैं। और अगर विदेशों से हम इस तरीके का कोई सामान लेकर के आते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या मार्ग होगा, उसके लिए किन स्टैंडर्ड्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा, वो भी सरकार ने निर्धारित कर दिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज यहां पर आपको देखने को मिलेगा।
ये तमाम चीजें हमने देख ली हैं कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आए हैं। अब जो आपके तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या क्या फायदा हो रहा है इन दोनों नियमों के चेंज होने की वजह से, उसको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर आपका कि जो कंज्यूमर्स हैं और जो पेशेंट्स हैं यानी कि उपभोक्ताओं और मरीजों को क्या फायदा हो रहा है। उपभोक्ताओं को यहाँ पर आपका पारदर्शिता देखने को मिलेगी, यानी कि जो आपका पेशेंट है उनको ये पता रहेगा कि कौन सी दवा की कीमत कितनी है, आसानी से वो न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, वो जाकर के किसी कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा पारदर्शिता का फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय कानूनों में इससे पहले स्टेम सेल थेरेपी को या आपका जीन थेरेपी को शामिल नहीं किया गया था, तो इनको प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, इन तक पहुंच प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अब क्योंकि भारतीय कानूनों में इनको कवर कर लिया गया है तो इन तक एक्सेस जो है अब आसान हो जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आपका अनुचित मूल्य वृद्धि होती है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करने वाली है। तो ये फायदे किसके हो रहे हैं? ये फायदे आपका कंज्यूमर्स को हो रहे हैं। दूसरा, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको क्या फायदा होगा? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फायदे की अगर आप बात करें, सबसे पहले उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो यहां पर बढ़ने वाला है। जो कंप्लायंस का बोझ उनके ऊपर बहुत ज्यादा मौजूद था, वो कंप्लायंस का बोझ यहां पर कम होने वाला है। हमने देखा इसमें हमने एक चर्चा की, फॉर्म 1A का डिस्कशन आपको देखने को मिलता है। फॉर्म 1A के माध्यम से फास्ट ट्रैक लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि आसानी से जो है दवा निर्माता कंपनियां जो हैं किसी दवा को लॉन्च कर सकती हैं। तो इसको किसके माध्यम से किया जाएगा? फॉर्म 1A के माध्यम से आसानी से सरकार जो कंपनियां हैं वो किसी दवा को लॉन्च कर सकती हैं, और अलग अलग पैक के लिए अलग अलग आकार का जो अलग अलग पैक आकारों के लिए लचीलापन भी यहां पर कंपनियों को मिलने वाला है, रेजिलियंस यहां पर कंपनियों को मिलने वाला है कि वो जो है आप, क्योंकि सरकार को भी अधिकार है कि अलग अलग दवा के लिए अलग अलग पैकेजिंग के आधार पर अलग अलग जो आपका खुराक है, जो डोज है, उसके आधार पर सरकार अलग अलग प्राइस निर्धारित कर सकती है। तो कंपनियों को यहां पर लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा आपका न्याय संगत देयता यहां पर आपको मिलने वाली है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने देखा कि मैन्युफैक्चरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, बशर्ते वो ये साबित कर दें कि उन्होंने जो सूचना है वो पहले ही ट्रांसफर कर दी थी, तो उनकी लायबिलिटी यहां पर कम होगी। और जो रूल्स हैं उनमें आपको जो है क्लैरिटी देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर मापदंड जो हैं वो यहां पर अब सरकार ने निर्धारित कर दिए हैं। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखे कि आपका भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें क्या कुछ बड़े चेंजेस सरकार लेकर के आई है। उम्मीद है सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमतों को निर्धारित और क्रियान्वित करने का मुख्य नियामक निकाय कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय औषधि महानियंत्रक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ऑप्शन डी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका जो डीपीसीओ ऑर्डर है, यानी कि आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसके पास है। तो ये भी आपको बताना है और आपको ये भी बताना है कि किस मंत्रालय के तहत वो बॉडी आती है। तो इसमें से एक बॉडी है जो इसको कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है, वो बॉडी कौन से मंत्रालय के तहत आती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।